हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उच्च न्यायालय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर एक न एक इससे प्रश्न जरूर आता है। दोस्तों, इसके पहले पिछले वीडियो में हमने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से काम करता है, किस तरह से उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तथा उनको किस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। तो आज जो है हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की, और इसके तहत हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस किस तरह से होती है और क्या उनके कार्य होते हैं, उनको किस विधि से हटाया जाता है, उनकी स्वतंत्रताएं क्या है। इन सभी पहलुओं पे जो है हम एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों, आज जो भी इसके दो तीन पार्ट आएंगे, तो आज हम पहले पार्ट पे जो बात करेंगे कि ये इनको इनकी किस तरह से हटा, मतलब एक बेसिक जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी बेसिक नियुक्ति कैसे होती है, कौन कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं। साथ ही साथ जो है हम देखेंगे कि इनकी योग्यताएं क्या है, उनको शपथ कौन दिलाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। सबसे पहले जो है उच्चतम न्यायालय संविधान में जो है, संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, यानी 214 में जो है संविधान में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। इसके अलावा और बहुत से जो अनुच्छेद हैं जिसको हम, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में मैंने जितने संविधान इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, उनको उनके बारे में बताया। ठीक जो है आखिरी में जितने अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी को जो है एक बार में हम बताएंगे कि इस अनुच्छेद के तहत ये होता है और कौन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये संविधान के अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है। लेकिन 1900 जो है 56 में, ठीक है, 1956 में सातवें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने को यह अधिकार दिया गया कि वह क्या करे, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय स्थापना कर सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, जो कि जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है, जबलपुर में है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ या दूसरे उसके पड़ोसी राज्य में अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, तो जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो दोनों जगह काम कर सकती है। यानी वो उसकी सुनवाई मध्य प्रदेश की सुनवाई सुनवाई उसी हाई कोर्ट में होगी, उच्च न्यायालय में होगी। और जो और राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ है, उसमें नहीं है, तो उसकी भी सुनवाई जो है उसी उच्च न्यायालय में हो सकती है। यानी सातवें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, उसमें संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सके। साझा का मतलब होता है कि ये इसके लिए भी और उसके लिए भी साझा तौर पे जो है सुनवाई वही उच्च न्यायालय करेगा। फिर उच्च न्यायालय में जो है उच्चतम न्यायालय के नीचे कार्य करती है जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, यानी जो हाई कोर्ट है वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नीचे कार्य करती है। और उच्च न्यायालय के नीचे बहुत से अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे जिला अदालत। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उच्च न्यायालय होता है। अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले होता है उच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। फिर उसके नीचे होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, जो अदालतें होती हैं, अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालतें होती हैं, वो सारी जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। तो सब भारत की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद कौन सा आता है, उच्च न्यायालय की बात आती है, जो कि राज्यों के लिए बनाया गया है संविधान के अनुच्छेद 214 में। अब उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायालय है, ठीक है। पूरे देश स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायालय कौन सी है, उच्च न्यायालय है। फिर उसके नीचे जो है जिला अदालतें या उसके अधीनस्थ न्यायालय आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में 25 उच्चतम न्यायालय, सॉरी, उच्च न्यायालय है 25। पहले 21 थी, फिर इसके बाद बढ़ के 24 हुई, अब 24 के बाद एक बढ़ के 25 हो गई है। यानी जो हाल ही में आंध्र प्रदेश एक नया तेलंगाना नया राज्य बना, पर क्योंकि तेलंगाना के हैदराबाद में ऑलरेडी वहाँ में एक उच्च न्यायालय है, इसलिए जो है अब आंध्र प्रदेश ने अपनी स्वयं की एक उच्च न्यायालय जो है गठित हो गई है आंध्र प्रदेश में। इस तरह से कितनी उच्च न्यायालय हो गई हैं, 25। ये प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के, जो फैक्ट्स प्रश्न होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें जो है उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं और यह हाल ही में कौन किस उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो 25वीं उच्च न्यायालय गठन आंध्र प्रदेश के लिए जो है किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर।
दो ऐसे यूनियन टेरिटरी, पहले अब हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते थे क्योंकि पहले ये राज्य था, अब क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए जो है इनका खुद का उच्च न्यायालय है। यानी दिल्ली में एक उच्च न्यायालय है और एक जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। ये केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी इनके पास स्वयं का खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक है, संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को विस्तार कर सकती है। ठीक है, और राज्य संघ क्षेत्र से में उसको मिला सकती है। वहीं इसके अलावा और क्या कर सकती है कि वो बाहर भी कर सकती है, यानी एक या दो या दो से अधिक राज्यों एक बना सकती है और उसको क्या कर सकती है, न्यायिक क्षेत्र से उसको जो है बाहर भी कर सकती है। ये सारा काम कौन करता है, सांसद करती है, ध्यान रखिएगा, संसद करती है, ना कि राष्ट्रपति करते हैं। यानी उनका कार्य का विस्तार करना है, एक कहाँ नई नई जो है उच्च न्यायालय खोलनी है, ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम संसद करती है, यानी पार्लियामेंट करती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर संसद उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र को विस्तार को बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा, तो संसद बढ़ाएगी, राष्ट्रपति नहीं बढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। इस चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब गठन कैसे होता है उच्च न्यायालय का, दोस्तों उच्च न्यायालय में क्या होता है, बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, जिनका जो है समय समय पर कार्य क्षेत्र कार्य जो है कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए इनके कार्य को निर्धारित करते हैं। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन होती कैसे होती है, तो दोस्तों उच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से तथा उस राज्य में, जिस राज्य की जो उच्च न्यायालय की बात हो रही है उसके राज्यपाल से जो है परामर्श लिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जितने भी न्यायाधीश होंगे उन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, उन सभी की नियुक्ति करेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी। ठीक है, अब राष्ट्रपति जब नियुक्ति करते हैं तो उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। ठीक है, परामर्श करते हैं। इसके बाद जो है जो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का बनेगा उसको कैसे नियुक्त किया जाता है, तो उसको नियुक्त करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो, और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। अब किंतु अगर यहाँ पर एक बात और किया जाए कि अगर साझा उच्च न्यायालय है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों अगर ये साझा उच्च न्यायालय है तो जो दूसरा और जो साझे में दूसरा जो राज्य है उसके राज्यपाल से भी जो है परामर्श लिया जाता है। यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श करते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों का साझा अगर उच्च न्यायालय है तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति उस संबंधित राज्यपालों से भी परामर्श लेते हैं। ठीक है, और अब इसके अलावा क्या करते हैं, अब इसलिए उनसे पूछना जरूरी है क्योंकि वो जो संबंधित जो उच्च न्यायालय है उस राज्य का भी उतना ही अधिकार है जितना कि जिस राज्य में उच्च न्यायालय है उसका। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है साझा साझा उच्च न्यायालय। आगे हम बात करते हैं न्यायाधीशों की, इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए उच्च न्यायालय के, तो दोस्तों वह भारत का नागरिक हो। इसके बाद उसे भारत के न्यायिक कार्य में कम से कम 10 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए, या वो लगातार 10 वर्षों तक किसी भी उसमें जो है क्या रहे, अधिवक्ता रहे, न्यायिक क्षेत्र में क्या है अधिवक्ता यानी वकील रह चुका हो 10 सालों तक। ठीक है, उच्च न्यायालय में भारत के न्यायिक, ध्यान दीजिएगा, भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्षों तक काम किया हो या अनुभव हो, या उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक क्या रहा हो, वकील हो, वो जो है ये उनकी योग्यता है। ठीक है, ये होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। यहाँ बहुत ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाता है। अगर राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उसके सामने जो है शपथ ली जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो है उसको उनकी शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि उनका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 62 वर्ष, यानी जो उनकी आयु है वो 62 वर्ष तक होनी चाहिए, तब तक वो अपने पद पर, यानी अपने जो ओहदा है उनका जो पद है उस पर जो वो बने रहते हैं। ठीक है, अब किंतु इसके दौरान भी अगर वो चाहें तो
हट सकते हैं। कैसे? एक तो अपना वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे तब हट सकते हैं। दूसरा, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा देता है। ठीक है। अब तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि अगर उनको लगता है, ठीक है, अगर क्या है, अगर उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हो गई है तो भी वो पद जो है छूट जाता है। ठीक है, छोड़ देते हैं, ये प्रोसेस है। अब इसके बाद जो है हमने बात की कि उनको अगर फोर्सफुली हटाया जाए, जैसे कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ साल पहले, बंगाल के जो हाई कोर्ट है वहाँ के जो न्यायाधीश थे उनको हटाया गया। सुकुमार सेन नाम है उनका। तो उनको सुकुमार सेन ने, शायद थोड़ा मिस्टेक हो रहा है लेकिन सरनेम सेन था, उनको हटाया गया। इसके बाद जो है सिक्किम के हाई कोर्ट जो है वहाँ के जो न्यायाधीश थे उनको हटाया गया। तो उनको हटाने की जो प्रोसेस है वो इस सेम प्रोसेस जैसी है, वैसी ही है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, उसी रीति से हटाया जाता है, उसकी अलावा रीति नहीं है, जिसे कहा जाता है महाभियोग। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो चलाने के लिए क्या, संसद के द्वारा जो है ये चीज़ें प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव के तहत फिर आखिरी में राष्ट्रपति साइन करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर प्रस्ताव दो तरह से, अगर राज्यसभा में आएगा तो उसमें जो प्रस्तावक सदस्य होंगे, ठीक है, हस्ताक्षर करने वाले सदस्य होंगे, उसकी सदस्य संख्या 50 होगी। अगर लेकिन अगर अगर वही प्रस्ताव मानी किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अगर प्रस्ताव सबसे पहले अगर राज्यसभा में आता है तो प्रस्तावक यानी उसमें 50 लोग साइन करेंगे कि हाँ साहब इनको हटाया जाए, तब आगे प्रोसेस होगी। अगर वही चीज़ अगर राज्यसभा वो लोकसभा में आएगी तो 100 लोग क्या होंगे, क्या है, प्रस्ताव करने वाले होंगे। ठीक है, ठीक है, 100 सदस्य होने ही चाहिए प्रस्ताव करने के लिए किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की भी यही प्रोसेस है, पर क्योंकि हम उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो हम उसके तहत जो है बात कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, यदि राज्यसभा में गया तो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, किसको देना पड़ेगा, सभापति को। और यदि लोकसभा में गया तो अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष को देना पड़ेगा। इसीलिए दोनों ये अथवा ये ऑब्लिक करके लगाया गया है। ठीक है, अगर यहाँ जाएगा तो इनको, अगर यहाँ जाएगा तो इनको जो है वो सौंपना पड़ेगा। इसके बाद यदि अध्यक्ष और सभापति उस प्रस्ताव को जो 50 राज्यसभा में 50 और सॉरी लोकसभा में 100 लोगों ने प्रस्ताव दिया था, अगर उसको स्वीकृति मिलती है, ठीक है, तो अध्यक्ष सभापति दो में से वो एक स्वीकृत करेंगे। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, वो एक 3 सदस्यीय समिति का गठन कर देंगे। मान लीजिए कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, तो अब क्या होंगे, मान लीजिए लोकसभा में स्वीकृत हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, एक कमिटी यानी कमिटी गठित कर देंगे। ठीक है, क्या की जांच की जाए, क्योंकि क्या होता है कि सामने वाला गलत है आप ऐसे सीधे ठहरा नहीं सकते जब तक कि उसकी जो है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एकदम विस्तार पूर्वक उसकी जांच ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक जांच की समिति गठित होगी। अब वो गठित समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे या अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं तो कोई दूसरे भी न्यायाधीश हो सकते हैं। इसके अलावा एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, किसी भी उच्च न्यायालय के एक जो है क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे। ये जब समिति गठित होगी तो यही बताएंगे कि कौन इसमें कौन कौन होगा। ठीक है, इसके बाद इसके बाद फिर क्या होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा क्या होगा, एक प्रसिद्ध या विख्यात प्रख्यात जिसे बोलते हैं न्यायविद होगा, यानी जो न्याय का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, बोलते हैं ना बहुत बड़ा ज्ञाता है ये। ठीक है, तो उसको भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से ये समिति बन गई 3 लोगों की, इसलिए उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है उसकी जांच करने के लिए ये समिति बनी। अगर इस समिति ये पाती है कि जो न्यायाधीश था जिसके लिए महाभियोग ये प्रक्रिया हटाने चल रही है, अगर उस जो समिति है पाती है कि ये एकदम दोषी हैं यानी दोषी पाए जाते हैं, तो क्या होगा, सदन प्रस्ताव पर विचार करेगी। ठीक है, अब यानी वो प्रोसेस आगे बढ़ गई। अगर वो दोषी नहीं होते तो यहीं का यहीं प्रोसेस खत्म हो जाती, इसके आगे प्रोसेस नहीं चलती। पर क्योंकि वो दोषी पाए गए हैं तो उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जब आगे बढ़ाया जाएगा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव को जो है पारित किया जाएगा और पारित होने के बाद फिर वो हस्ताक्षर के राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। अब जैसे ही राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं और संबंधित जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो वहाँ से अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है। तो दोस्तों ये है प्रोसेस उनको फोर्सफुली हटाने की। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे, जैसे मैं बात कर रहा था जो पश्चिम बंगाल के जो न्यायाधीश थे उन्होंने फेस किया, उन्होंने दोनों सदनों में से एक सदन को फेस किया, जैसे दूसरे सदन में बारी आई
तो क्या हुआ, वो हट गए फिर वहाँ से, क्योंकि क्या होता है कि उनको दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना होता है। तो एक सदन में उन्होंने अपना बचाव किया, यानी वो खुद आके, वो चाहें तो किसी को भेज सकते हैं या अपना पक्ष खुद रख सकते हैं। तो वो खुद अपना पक्ष रखने आए थे, पर दूसरी सभा में जैसे ही जाना था उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो दोस्तों ये होती है प्रोसेस किसी भी उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है, और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इसको ऐसे ही इनके न्यायाधीशों को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो ये जो है इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया या कैग हो गया, इनको इसी प्रोसेस से जो है हटाया जाता है। तो दोस्तों हमने बात की उच्च न्यायालय की। अगले हम वीडियो में देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हैं। ठीक है, यानी इनको कार्य करने की स्वतंत्रताएं भी मिली है, यानी बीच में कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनके कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, कार्य क्षेत्र क्या है, और इसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में हम तुलना देखेंगे कि आखिर हम देखें कि उनमें से किस क्षेत्र में जो है उच्च न्यायालय उनसे सर्वश्रेष्ठ है। कुछ चीज़ों में जो है इनको शक्ति ज़्यादा प्रदान की गई है उच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में, तो वो चीज़ें जो है हम दोनों में कंपेयर देखेंगे। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पर बहुत, अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न निकल के आते हैं, जिसपे हम थोड़ा सा आपको बता दें कि यहाँ से ये प्रश्न जो है एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। हमने आगे पढ़ तो लिया पूरा, अब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न सबसे पहले पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये उच्च न्यायालय गठन किया जाता है। ठीक है, तो जो कि है 214 के तहत किया जाता है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, इसके अलावा जब इनको शपथ कौन दिलाता है, और मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन पे नियुक्ति करते समय किन किन लोगों से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये इससे किससे लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, साथ ही साथ उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से। लेकिन अगर वो जो उच्च न्यायालय है साझा है, तो जो साझा में दूसरा राज्य है उसके भी राज्यपाल से जो है विचार विमर्श किया जाएगा, ये होता है। इसके बाद जो है हटाने की जो प्रोसेस है ध्यान रखिएगा, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। और किसके राज्यसभा में 50 प्रस्तावक और लोकसभा में कितने प्रस्तावक, लोकसभा में 100 प्रस्तावक होते हैं, प्रस्ताव देते हैं उस पर। ठीक है, समिति जो बनती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं ये भी आपको महत्वपूर्ण होना चाहिए। शपथ हो गया, इसके बाद जो है शपथ कौन दिलाता है, अगर राज्यपाल उपस्थित ना ही हो तो कौन दिलाएगा, ये भी जो है होता है। तो इस तरह से जो है ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर आप डाउट लगता है तो आप मुझे तुरंत बताएं, मैं उस पर जो है जल्द से जल्द उसका निराकरण करूँगा। नमस्कार।